Hello all MPPSC aspirants. Today we are going to take topic about formation. फॉर्मेशन के अंदर जो आज हम कवर करने वाले हैं वो हम यहाँ पर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था। ये फॉर्मेशन का ही फर्स्ट लेक्चर का पार्ट था, हमारा फर्स्ट लेक्चर के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आज हम कवर कर रहे हैं वो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर रहे हैं। ये आज हमारा लेक्चर सीरीज का लेक्चर 2 है। ये सारे लेक्चर्स आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट के फॉर्म में इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे और आने वाले समय में ये सारे के सारे नोट्स इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे। यहाँ पर जो आज हम कवर कर रहे हैं फॉर्मेशन के अंदर वो हम कवर कर रहे हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट में इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, कंपोजिशन क्या थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, मेजर कमिटीज, माइनर कमिटीज, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम पढ़ेंगे, एडहॉक कमिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर इनेक्टमेंट, इन्फोर्समेंट के बारे में हम जानेंगे। और यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो कि वनडे एग्जाम में आते हैं। और यहाँ पर लास्टली कुछ लिमिटेशन रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कुछ क्रिटिसिज्म जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो हम देखेंगे। यहाँ पर आपको बीच में देखने को मिलेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सील। ये जो है एलिफेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल था उसकी सील में। और यहाँ पर आपको कवर पेज देखने को मिल जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हिंदी में अगर हम देखेंगे तो हम पढ़ रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र का खंड आ। इसके अंदर हम संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर निर्माण के बारे में हमने उसकी जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कवर कर चुके हैं। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हम जो संविधान है उसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, संविधान सभा, संविधान, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे और उसकी महत्वपूर्ण तिथियां, संरचना के बारे में हम जानेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था इसके बारे में हम जानेंगे। और यहाँ पर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी, छोटी समितियां, तत्कालीन समितियों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर भारतीय संविधान सभा की कुछ सीमाएं या उसका कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इंट्रोडक्शन, परिचय। कॉन्स्टिट्यूशन असल में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एक मौलिक सिद्धांत है जिससे कि कोई भी समाज जो है वो गवर्न हो रहा है, वो चल रहा है, उसकी कानून, उसकी शासन व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। यही बात यहाँ पर इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लिखी हुई है इंट्रोडक्शन में कि कोई भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल विच इज अ स्टेट। यहाँ पर स्टेट मतलब गवर्नमेंट होता है, जो कि आपको जब आप पॉलिटी पूरा कवर करेंगे तो आपको जो है आर्टिकल में ये चीज देखने को मिलेगी, आर्टिकल 13 में ये आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड विच फुलफिल्स द एस्पायरेशन एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। ये चीज हमको जो है हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, अभी इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसमें हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असल में होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो कि बदलता जाता है जैसे जैसे समाज की आवश्यकताएं चेंज होती है। तो यहाँ पर जो है संविधान को यहाँ पर जीवित दस्तावेज या एक लिविंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर बोला गया है। ये चेंज होता है थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ अमेंडमेंट, संशोधन से इसमें हम बदलाव कर सकते हैं और न्यायिक व्याख्याओं से, निर्णयों से, परंपराएं और विधेयक के माध्यम से हम जो है इस दस्तावेज में बदलाव कर सकते हैं। इसलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोला है क्योंकि ये सोसाइटी के चेंजिंग एस्पेक्ट्स के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट डेट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, इनकी क्रोनोलॉजी हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डेट एज इट इज मेंस में लिखने को आती है, प्रीलिम्स में भी ये डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें आपको देखने को मिलेगा 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर होती है फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की पहली बैठक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है इसका बहिष्कार करती है। ये है 9 दिसंबर 1946 को। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सच्चिदानंद सिन्हा जो कि ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो यहाँ 9 दिसंबर 1946 को प्रेसिडेंट बनते हैं। और यहाँ पर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक जब होती है तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर बनते हैं।
यहाँ पर 2 वाइस प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, 2 उपाध्यक्ष यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ये उद्देश्य प्रस्ताव है क्या, ये चीज हम आगे लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि 13 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर प्रस्तावित किया जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे चल के 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लेगी। 22 जनवरी 1947 को ये अडॉप्ट कर लेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 13 दिसंबर के बाद 22 जुलाई 1947 को एक चीज दिखेगी कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट कर लेती है नेशनल फ्लैग, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपना लिया जाता है 22 जुलाई 1947 को। 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर असल में क्या होता है, 2 डोमिनियन स्टेट्स, यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बन जाता है। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे के फॉर्म में बनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ पर संविधान को अपना लिया या एडॉप्ट या इनेक्टेड, हम यहाँ पर बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। और 24 जनवरी 1950 को यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान हमने जो है अपना लिया। 26 जनवरी 1950 को आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स करते हैं, एनफोर्स करते हैं, लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन हम रिपब्लिक डे के फॉर्म में मनाते हैं। फिर यहाँ पर 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक आपको फर्स्ट जनरल इलेक्शन, पहली बार आम चुनाव देखने को मिलता है। तो ये है हमारी टोटल क्रोनोलॉजी। 1946 तक हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। 1947 इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आज जो हम कवर कर रहे हैं 1946 से जो है पूरा यहाँ पर फर्स्ट जनरल इलेक्शन तक आपको देखने को मिलेगा इस टाइमलाइन पे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ पर संविधान सभा की संरचना आपको देखने को मिलती है। तो असल में जब 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान आया था तो 389 मेंबर्स थे, और यहाँ पर 296 ब्रिटिश इंडिया के और 93 प्रिंसली स्टेट्स के। असल में होता यह है कि बाद में यहाँ पर जो है सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है कि लास्ट में जाएंगे तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद यहाँ पर जो है सीट कम हो जाती हैं। यहाँ पर टोटल 299 सीट आपको लास्ट में देखने को मिलेगी, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बसती हैं आफ्टर पाकिस्तान और इंडिया फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इसका जो एलोकेशन है, कंपोजिशन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थ्रू कैबिनेट मिशन प्लान, उसमें आपको कंपोजिशन में देखने को मिलेगा ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, हिंदू मुस्लिम सिख्स, आपको सब लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सीट का एलोकेशन यहाँ पर प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन के, मतलब पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर सीट का एलोकेशन देखने को मिलेगा। वोटिंग मेथड यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स है वो अपने नुमाइंदों को या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर नॉमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको बन के दिख रही है, ये पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर यही बात लिखी है, पार्टली इलेक्टेड, और आगे चलेंगे तो यहाँ पर पार्टली नॉमिनेटेड के फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी जो है वो पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये बात यहाँ पर लास्टली कही गई है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि उद्देश्य प्रस्ताव है, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन लेके आए थे, ऐतिहासिक प्रस्ताव जिसे हम बोलते हैं, ये प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, जो कि बताता है फंडामेंटल्स एंड फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। ये हमारे ये हमारे संविधान की संरचना और मौलिक सिद्धांतों को दर्शाता है, जो कि इस फॉर्म में है। आपको यहाँ पर इस फॉर्म में देखने को मिलेगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति और यहाँ पर स्थिति और अवसर की समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास आदि की स्वतंत्रता के फॉर्म में आपको ये देखने को मिलेगा। ये सारे फिलोसॉफिकल थॉट थे जो कि आने वाले समय में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको संविधान में ये चीज आज देखने को मिल रही है। तो ये यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा हुआ है
इंडिया जस्टिस मतलब जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ के फॉर्म में आपको ये देखने को मिलता है। आज की डेट में यही चीज हमको हमारे प्रीएम्बल में देखने को मिलती है। यहाँ पर लिखा हुआ है 22 जनवरी 1947 को ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये अडॉप्ट कर लिया गया था, और यही चीज हमारे प्रीएम्बल जो है वो इसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये डायरेक्ट पेपर में लिखने को आता है, इसकी सारी डेट्स और फैक्ट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कुछ चीजें हैं यहाँ पर, जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था बाद में 1947 में। इसके बाद यहाँ पर जो असेंबली है उसको फुल्ली सॉवरेन बॉडी, या फिर यहाँ पर हम कहें कि सभा को एक पूर्ण संप्रभु निकाय बना दिया गया। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सभा है उसके डुअल फंक्शन, यहाँ पर 2 सेपरेट फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, टू बी असाइंड टू असेंबली, जैसे कि एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी वो यहाँ पर वर्क करेगी, विधायकी निकाय की तरह यहाँ पर वर्क करती है, काम करती है। तो जीवी मगलानकर उसके जो है चेयरपर्सन होते हैं, और एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी वो यहाँ पर काम करेगी, संविधान सभा की तरह यही असेंबली काम करेगी। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जो है चेयर करेंगे, चेयर्ड बाय राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर अगर लॉ बनेंगे, जब लॉ बनेंगे, क्योंकि यही उस समय प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करेगी, क्योंकि कोई पार्लियामेंट तो उस समय थी नहीं, इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही एक जो है प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह वहां पर या एज अ पार्लियामेंट वर्क करती है। तो उसके पास 2 काम होते हैं, एक तो मतलब लॉ बनाना, और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने का भी काम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट पार्लियामेंट, इसको इसलिए यहाँ पर कहा है फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया डोमिनियन लेजिस्लेचर के फॉर्म में यहाँ पर आपको जो है उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क करते हुए दिखती है। और यहाँ पर ये जो 2 काम है, एज अ लेजिस्लेचर और एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, ये आपको काम करते दिखेंगे 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो है अडॉप्ट कर लिया गया था। यहाँ पर विड्रॉल ऑफ मुस्लिम लीग, क्योंकि यहाँ पर फिर जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है तो फिर मुस्लिम लीग यहाँ से विड्रॉ कर जाती है। यहाँ पर 389 मेंबर से हमारे पास टोटल 299 मेंबर लास्टली बचते हैं आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको जो है बहुत सारी जो हमने आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना है। यहाँ पर उसके और भी दूसरे काम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि वो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप लेते हैं, मतलब इंडिया यहाँ पर मेंबरशिप लेता है कॉमनवेल्थ की इन में 1949। यहाँ पर हम नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करते हैं ऑन 22 जुलाई 1947। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम ये हम आगे पढ़ चुके हैं, जो कि 24 जनवरी 1950 को जो है अडॉप्ट किया जाता है। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद पहली बार भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, और ये बनते हैं 24 जनवरी 1950 को। ये सारे डेट्स है ना वनडे एग्जाम में और मेंस में लिखने को आती है। और यहाँ पर जो लास्ट और फाइनल सेशन आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो आपको देखने को मिलता है 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद ये प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करेंगे यहाँ पर आफ्टर 26 जनवरी 1950, क्योंकि यहाँ पर जो है हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट मतलब यहाँ पर हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू करते हैं। इसके बाद ये न्यू पार्लियामेंट फॉर्म होती है 1952 में, क्योंकि 1951-1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं, जो कि हमने आगे इसके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर टोटल 11 सेशंस के आपको देखने को मिलेंगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। टोटल 64 लाख रुपए का यहाँ पर खर्च आता है, और जो ड्राफ्ट होता है उसको कंसिडर किया था 114 डेज के लिए। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ मेजर कमिटीज और कुछ माइनर कमिटीज बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिनको कुछ वर्क असाइन किए गए। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो है वो चेयरपर्सन है यूनियन पावर कमेटी के, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के और स्टेट्स कमेटी के। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद आपको देखने को मिलेंगे रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। सरदार पटेल आपको देखने को मिलते हैं प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। बी आर अम्बेडकर ऑब्वियस सी बात है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम आगे डिटेल में लेंगे। माइनॉरिटी यहाँ पर जो है माइनर कमिटीज
आपको देखने को मिलेगी। आगे माइनर कमिटीज में यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं फाइनेंस और स्टाफ कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो है राजेंद्र प्रसाद, हाउस कमेटी के पिटावी सीतारामैया यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्रेडेंशियल कमेटी के आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के के.एम. मुंशी, और फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जीवी मवलानकर, और चीफ कमिश्नर्स ऑफ प्रोविंस पिटावी सीतारामैया। ऐसे करके ये जो है प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन, यहाँ पर आपको ये पूरी माइनर कमिटी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलती हैं। कुछ हमारी इंपॉर्टेंट कमिटीज जो हैं, जो संविधान सभा की विशेष समितियां हैं, जिनको हम एडहॉक कमिटी बोलते हैं। ऑन नेशनल फ्लैग यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरपर्सन है। ऑन सुप्रीम कोर्ट ये एस वरदाचारी, ये नॉट एज अ असेंबली मेंबर, ये बात आप याद रखिएगा। और ऑन सिटीजनशिप यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एस वरदाचारी, यहाँ पर जो है एडहॉक कमिटी या संविधान सभा की विशेष समितियों के फॉर्म में ये आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी जो है ये यहाँ पर ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगी फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ये फॉर्म होती है 29 अगस्त 1947 को, और इसमें टोटल 7 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जो है वो यहाँ पर आपको एज अ चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर टोटल 6 पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर इमेज है, यहाँ पर एन गोपाल स्वामी अयंगर, आराधी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी और सैयद मोहम्मद सदुल्ला एम.एन. राव, जिनको रिप्लेस किया था बी.एल. मिट्टर ने, क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी। और यहाँ पर टी.टी. कृष्णाचारी को यहाँ पर ही रिप्लेस्ड डी.पी. खेतान को इन्होंने रिप्लेस किया था, क्योंकि इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे के सारे 7 नेम्स आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर ये सारे 7 मेंबर्स की आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के आपको यहाँ पर इमेज देखने को मिल जाएगी। ये है हमारे बी आर अम्बेडकर साहब। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ड्राफ्ट जो पब्लिश हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा, वो हुआ था फरवरी 1948 में। और यहाँ पर 8 महीने दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस ड्राफ्ट को जो है डिस्कस करने के लिए। और फिर उसके बाद जो सेकंड ड्राफ्ट है वो पब्लिश किया था अक्टूबर 1948 में, जिसमें तो 6 महीने से भी कम लगे थे। तो इसलिए यहाँ पर ये 141 डेज को आप याद रखिएगा। बी आर अम्बेडकर उस समय पे लॉ मिनिस्टर थे, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न मनु, इनको जो है नाम दिए गए हैं बी आर अम्बेडकर जी को। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनैक्टमेंट में यहाँ पर हमने जो है संविधान को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पर हम आगे बात कर चुके हैं 299 मेंबर्स होते हैं। 299 मेंबर्स में से असल में 284 उस दिन प्रेजेंट होते हैं जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पर प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल आपको उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगे। इसको एनफोर्स किया गया था 26 इसको ये जो प्रोविजंस है इनको जो है इनैक्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। और यहाँ पर कुछ प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया गया उसी समय पर, जैसे सिटीजनशिप है, इलेक्शन है, प्रोविजनल पार्लियामेंट आपको देखने को मिलेगा, टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजंस ये हैं जो कि आर्टिकल 5 से लेकर यहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ये 26 नवंबर 1949 को ही ये सारी कुछ छोटी छोटी चीजों को जो है चालू कर दिया गया था, जो कि जब तक जो है 26 नवंबर 1950 तक ये चीजें चल रही होती हैं। तो यहाँ पर जो मेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन 26 जनवरी 1950। इसको हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर 26 जनवरी ही डेट इसलिए ली गई है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को यहाँ पर हमने पूर्ण स्वराज डे मनाया था। और दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन, ये यहाँ पर आईएनसी का इंपॉर्टेंट सेशन है जहां से ये रिपब्लिक डे 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे जो है मनाना शुरू करने का बात यहाँ से आपको देखने को मिलता है। लास्टली यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये यहाँ पर पूरी तरीके से स्क्रैप डाउन कर दिए गए। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको लास्ट में सेकंड लास्ट स्लाइड है ये आज हमारे लेक्चर की। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि मेंस में और वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि यहाँ पर ये एलिफेंट है, सील है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। एलिफेंट वाज द सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लीगल एडवाइजर थे बी.एन. राव।
यहाँ पर सेक्रेटरी कौन थे, HVR अय्यंगार। चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे, तो SN मुखर्जी यहाँ पर चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको देखने को मिलेंगे। कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और डेकोरेशन किसने किया था, नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा द्वारा। प्रियम्बल का जो ऑर्नामेंटेशन है, मतलब प्रस्तावना का जो अलंकरण है, वो यहाँ पर बिहार राम मनोहर सिन्हा द्वारा किया गया है। और हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी जो संविधान की है वो वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा यहाँ पर किया गया है। हिंदी वर्जन का जो डेकोरेशन है वो नंदलाल बोस द्वारा यहाँ पर किया गया है। ये सारे के सारे फैक्ट्स मेंस में और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किया है। लास्ट हमारे टॉपिक का जो हमारे लास्ट स्लाइड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लिमिटेशन। जो भी खामियां थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, क्रिटिसाइज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, यहाँ पर नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब यहाँ पर जो है मत अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो ये नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। प्रस्तुतिकरण की कमी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इन्होंने काफी ज्यादा टाइम लिया, ये बात एक क्रिटिसाइज्ड पार्ट है। टाइम कंज्यूमिंग था यहाँ पर, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, ये बात कही है ग्रेनवेल ऑस्टिन ने, जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। ये यहाँ पर ये बोलते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी इज एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। तो इस फॉर्म में इन्होंने ग्रेनवेल ऑस्टिन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है। लॉयर पॉलिटिशियन का यहाँ पर डोमिनियन देखने को मिलता है, एंड डोमिनेटेड बाय हिंदूज। ये सारी जो है खामियां हैं, ये हमको मेंस में लिखने को आती है कि संविधान सभा की क्या खामियां हैं, तो हम यहाँ से 5 से 6 पॉइंट यहाँ से कवर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।